आतंकी बुरहान वानी की मौत पर पाकिस्तान की बौखलाहट फिर देखने को मिली है। पाकिस्तान ने हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को शहीद बताया और 19 जुलाई को काला दिवस मनाने का ऐलान किया। ये फैसला इस्लामाबाद में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में लिया गया। भारत ने पाकिस्तान के फैसले पर सख्त ऐतराज जताया है। कहा, पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने का हक नहीं है। भारत जम्मू और कश्मीर में मौजूदा परिस्थिति पर पाकिस्तान मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णयों को पूर्णतः एवं स्पष्ट शब्दों में खारिज करता है। पाकिस्तान द्वारा हमारे आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप करने की कोशिशों को हम नकारते हैं। इससे पहले बुधवार को यूएन में पाकिस्तान की हाई कमिश्नर मलीहा लोधी ने भी बुरहान की मौत का मुद्दा उठाया था। पाकिस्तान ने बुरहान के एनकाउंटर को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बताया था। इन आरोपों पर यूएन में भारत के हाई कमिश्नर सैयद अकबरुद्दीन ने करारा जवाब दिया था। अकबरुद्दीन ने कहा था, पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बना लिया है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपने फैसलों से साउथ एशिया में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर में जारी तनाव के छठे दिन मरने वालों का आंकड़ा 39 तक पहुंच गया है। घाटी के सभी जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी जिला मजिस्ट्रेट को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए गए हैं। कर्फ्यू के दौरान मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किसी भी तरह की गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है। श्रीनगर और आसपास के संवेदनशील जगहों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। फिलहाल अगर हम बात करें कश्मीर की, तो हालात गंभीर बने हुए हैं और जो तनाव है वो यहाँ के माहौल में बरकरार है। हालात को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को फिर से रोक दिया गया है। रामबन में नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अलगाववादियों ने आज 3 दिन और कश्मीर घाटी में बंद का ऐलान किया है। कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाकों में बाजार बंद हैं। कई इलाकों में जरूरी सामान की किल्लत शुरू हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप है। स्कूल और कॉलेज भी बंद है। प्रशासन ने BSNL को छोड़कर सभी मोबाइल सर्विसेज पर भी रोक लगा दी है। हालात को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और इसके बाद की खबर आपको दिखाते हैं। हमला उस वक्त हुआ जब नीस के लोग फ्रांस नेशनल डे के जश्न में डूबे थे। इस दौरान तेज स्पीड में एक ट्रक लोगों को रौंदता चला गया। पहले ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचला और फिर स्पीड बढ़ाते हुए करीब 2 किलोमीटर तक लोगों को कुचलता गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आतंकियों को मार गिराया। खबर है कि मरने से पहले आतंकियों ने फायरिंग भी की। इस हमले में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। Pour venir soulager les effectifs de policiers et de gendarmes. J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait खबरों के मुताबिक ट्रक में एक और शख्स मौजूद था जो फरार हो गया। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जिस ट्रक ने लोगों को कुचला उसमें हथियार और ग्रेनेड भरे थे। नीस में हमले के बाद फ्रांस में अगले 3 महीनों के लिए इमरजेंसी बढ़ा दी गई है। फ्रांस में पिछले साल पेरिस में हमले के बाद आपातकाल लागू किया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अटैक की निंदा की है। नीस में हुए हमले में ट्रक चला रहे शख्स की पहचान ट्यूनीशियाई मूल के फ्रांसीसी नागरिक के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र करीब 31 साल है। खबर है कि ISIS को सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स ने नीस में हमले पर खुशियां भी मनाई। हालांकि अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। चश्मदीदों के मुताबिक हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों में भगदड़ मच गई। Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Un camion est arrivé, il a foncé sur tout le monde. Sur tout le monde. Pas la sécurité. Les pompiers, ils ont mis 25 minutes, une demi-heure à arriver. Mais c'est un camion qui a foncé. Qui a foncé dans la journée. On a fait ça. Le camion a roulé. Ici, ça fait इससे पहले 14 नवंबर 2015 को पेरिस में कई जगह आतंकी हमले हुए थे। पेरिस में आतंकी हमलों में 120 से ज्यादा लोग मारे गए थे। करीब 300 लोग घायल हुए थे। फ्रांस पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 8 आतंकी भी मारे गए थे। 7 जनवरी 2015 को पेरिस में शार्ली हेब्दो ऑफिस में भी आतंकी हमला हुआ। 4 कार्टूनिस्ट समेत 12 लोगों की हत्या की गई थी।
पीएम मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में हुए आतंकी हमले पर दुख जताया। ट्विटर पर लिखा, मैं ऐसी हिंसा की घटनाओं की निंदा करता हूं। भारत इस दुख की घड़ी में फ्रांस के भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी हमले पर शोक जाहिर किया। ट्विटर पर लिखा, भारत फ्रांस की सरकार और उसके लोगों के साथ इस दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। देखिए, हम लोग सब फ्रांस की सरकार और जनता के साथ हैं। इस बार भी साथ में है, क्योंकि आतंकवाद का लड़ाई किसी एक देश का नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ का लड़ाई जो है सारा दुनिया को मिलकर के लड़ना है। नीस में हमले के बाद भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ रॉ और आईबी के प्रमुख भी मौजूद थे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2014 तक दुनिया में करीब 48,000 आतंकी हमले हुए। करीब 48,000 आतंकी हमलों में 1,07,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2013 में ही दुनिया भर में करीब 10,000 आतंकी हमले हुए, जिसमें 18,000 लोगों की मौत हुई थी। और आपको बता दें कि नीस में 84 लोगों की जान लेने वाले आतंकी का नाम मोहम्मद हुलैल बताया जा रहा है। सूडान से आज 156 भारतीयों को रेस्क्यू कर लिया गया। साउथ सूडान से भारतीयों को लेकर देर शाम उड़ा एयरफोर्स का ग्लोबमास्टर C-17 आज सुबह करीब 5 बजे तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। 85 लोगों को उतारने के बाद विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। करीब 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। ऑपरेशन संकट मोचन की अगुवाई करने वाले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह समेत वतन वापस लौटे भारतीय नागरिकों का एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। मैं सोचता हूं कि हमने एक बिल्कुल सही टाइम पर डिसीजन लिया और बड़े सही टाइम पर हमने लोगों को अपनों को निकालने का प्रयत्न किया। इससे पहले 1990 में ऑपरेशन एयरलिफ्ट के जरिए कुवैत से 1,70,000 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया था। 2015 में ऑपरेशन राहत के जरिए यमन में फंसे करीब 4,000 भारतीयों को बचाया गया था। कुवैत से भारतीयों के रेस्क्यू पर बनी फिल्म एयरलिफ्ट के हीरो अक्षय कुमार ने विदेश मंत्रालय से दक्षिण सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने की अपील की थी। और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर भारतीयों की वतन वापसी पर खुशी जताई है। विवादित मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी। जाकिर नाइक ने मीडिया से सऊदी अरब के मदीना शहर से स्काइप के जरिए बात की। जाकिर ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया। कहा, मैंने कभी भी किसी को आतंक के लिए प्रेरित नहीं किया। I never have I ever supported Osama bin Laden in any of my talks, neither any of my question of session. Most of the things given by the media, at least as far as I am concerned, it is out of context, it is doctored. इसी बीच जी न्यूज के सवाल पर जाकिर कोई जवाब नहीं दे सका। जी न्यूज संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने जाकिर से भारत में मुस्लिमों को लेकर सवाल किया था। कितनी प्रतिशत आबादी अनपढ़ है, बच्चों का ड्रॉप आउट का परसेंटेज क्या है, और उसके अलावा यहाँ पर भारतीय उद्योगों में बड़े ओहदे पे कितने मुसलमान हैं, क्या ये फिगर्स आपको पता है? This is not on topic. This is not a relevant question. Not a relevant question. जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का संस्थापक और अध्यक्ष है। जाकिर पर दूसरे धर्मों की निंदा कर इस्लाम का प्रचार करने का आरोप लगता रहा है। ढाका में 20 लोगों की जान लेने वाला आतंकी रोहन इम्तियाज जाकिर नाइक के विचारों से प्रभावित था। ISIS के हैदराबाद मॉड्यूल के सरगना ने भी खुद को जाकिर से प्रभावित बताया है। सुरक्षा एजेंसियों की 10 टीम जाकिर नाइक के भाषणों की 80,000 घंटों की टेप खंगालने में जुटी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जाकिर के एनजीओ में विदेशी फंड को लेकर जांच और तेज हो गई है। जाकिर से जुड़ी कंपनियों के पिछले 10 वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। 1.25 करोड़ की गोल्डन शर्ट पहनने की वजह से सुर्खियों में आए दत्तात्रेय फुगे की पुणे में हत्या कर दी गई। बीती रात करीब 11 से 12 बजे के बीच दत्तात्रेय फुगे अपनी पत्नी के साथ एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। इसी दौरान भारत माता नगर में कुछ लोगों ने उन्हें रोका। इसके बाद पत्थरों से कुचलकर दत्तात्रेय फुगे को मार डाला। पुलिस के मुताबिक फुगे का चिटफंड का बिजनेस था, जिसके जरिए वो निवेशकों से पैसा जुटाते थे। पुलिस ने हत्या के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने रात को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। शुरुआती जांच के मुताबिक हत्या की वजह पैसों का लेन देन है।
दत्तात्रेय फुगे गोल्डमैन के नाम से मशहूर थे। दत्तात्रेय फुगे मनी वक्रतुंड नाम से एक चिटफंड कंपनी चलाते थे। इस कंपनी में उन्होंने कई लोगों से करोड़ों का निवेश करवाया था। फुगे पर लोगों के पैसे ऐंठने का भी आरोप लगा था। उनके खिलाफ कई लोगों ने FIR भी दर्ज करवाई थी। बताया जा रहा है कि आमतौर पर दत्तात्रेय के साथ बॉडीगार्ड होते हैं, लेकिन वारदात के वक्त वो साथ नहीं थे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 2 दूल्हों ने शादी करने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार की। नदी का तेज बहाव और लाइफ जैकेट पहनकर एक बोट पर सवार 2 दूल्हे। ये तस्वीर टीकमगढ़ के ओरछा की है, जहां बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। बुधवार को गांव लोटना में राजेंद्र यादव और ईशु आदिवासी की शादी थी। नदी का बहाव तेज था, बावजूद इसके दूल्हे और बारातियों ने जान जोखिम में डालकर नदी पार करने का फैसला किया। राजेंद्र यादव और ईशु लाइफ जैकेट पहनकर नाव में सवार हो गए। बाकी बाराती कपड़े उतारकर ट्यूब के सहारे नदी में उतरे। गनीमत रही कि नदी पार करने के दौरान कोई हादसा नहीं हुआ और सभी सही सलामत नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। नदी पार इसलिए